हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। स्टूडेंट, आज की वीडियो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट कक्षा 10वीं का पेपर देने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का, तो उनके लिए मैं संपूर्ण किताब के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्प प्रश्न लेकर आ चुका हूँ। जितने मैं आज की वीडियो में आपको बहुविकल्प प्रश्न बताऊंगा, इसका पार्ट नंबर 1 है और सभी आपके इंपॉर्टेंट बहुविकल्प प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार आपको देखने के लिए मिलेंगे। हर सेट में आपको ये क्वेश्चन दिखाई देंगे, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन को आपको हर हालत में तैयार कर लेना है। साथ में इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सभी क्वेश्चन को आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं आपको यहाँ पर संपूर्ण किताब के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहा हूँ, तो इस वीडियो को दोस्तों के भी साथ शेयर कर देना। अब हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग यूरोप की स्थापना की। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा नेता जिसने गुप्त संगठन यंग यूरोप की स्थापना की थी। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन आएंगे, इनमें से किसी एक का उत्तर आपको OMR शीट पर करना होता है। तो इसका यहाँ पर राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मेजिनिया इसने गुप्त संगठन यंग यूरोप की स्थापना की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने 1828 में बारडोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था। ऐसा कौन सा शख्स है जिसने 1828 में बारडोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, जिन्होंने बारडोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी आपके 100% पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आपको हर हालत में तैयार कर लेना है। उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। जो श्रीलंका है उसको स्वतंत्रता कब मिली। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा 1947, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1948, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1945, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1946। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, सन 1948 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी विशेषता जो संघात्मक शासन प्रणाली की नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा न्यायपालिका की सर्वोच्चता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शक्तियों का केंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कठोर संविधान। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शक्तियों का केंद्रीकरण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को स्टूडेंट तैयार कर लेना। उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है कब पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2023, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2024, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2022, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2021। तो जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है यानी कि महिला आरक्षण अधिनियम है, वो कब पारित किया गया था, सन 2023 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा का समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर ए आम आदमी पार्टी, ऑप्शन नंबर बी भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से मैं आपको ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करवा रहा हूँ क्लास 10th में, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी को मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, तो इस वीडियो को भी लाइक कर देना, दोस्तों के भी साथ वीडियो को भेज देना वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो। फिर उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था कौन सी है। जो व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजतंत्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तानाशाही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो जो व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था हो जाएगी लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा,
साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? जो साइमन कमीशन है वो भारत कब पहुंचा था? ऑप्शन नंबर ए है 1925, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1926, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1930, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1928। जो हमारा साइमन कमीशन है वो भारत कब पहुंचा था? सन 1928 में पहुंचा था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको इतना क्लियर है तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अगर आपको किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना और दूसरे दिन वो वाला वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए कमेंट आप कर देना, वीडियो बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा हमारा, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की स्थापना कब हुई? भारतीय वाणिज्य और उद्योग जो परिसंघ है इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा 1927, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1928, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1920, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1921। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1927 में उद्योग परिसंघ की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? राष्ट्रवाद की जो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई थी वो किस क्रांति के साथ हुई थी? अमेरिकी क्रांति ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन नंबर सी गौरवमयी क्रांति, ऑप्शन नंबर डी रूस की क्रांति। तो जो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति हुई थी वो किसके साथ हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। और जो फ्रांस की क्रांति हुई थी सन 1789 में हुई थी। ये वाला हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति। उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, लेटेराइट मृदा निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? जो लेटेराइट मृदा होती है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको सही करना होता है, जिसका उत्तर जो आपको OMR सीट पर करना होता है। बहुत जल्द मैं इस चैनल पर OMR सीट को कैसे भरा जाता है उसका वीडियो लाने वाला हूं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो लेटेराइट मृदा है वो किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, भारतीय वन्य जीवन अधिनियम कब लागू किया गया? तो जो वन्य जीव अधिनियम है वो किस सन में लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1965, ऑप्शन नंबर बी 1972, ऑप्शन नंबर सी 1985, ऑप्शन नंबर डी 1991। तो जो भारतीय वन्य जीवन अधिनियम है वो सन 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? जो सरदार सरोवर बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन नंबर ए ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी महानदी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कावेरी। तो जो सरदार सरोवर बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? इन चारों में से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा खनिज है जो धात्विक होता है। ऑप्शन नंबर ए अभ्रक, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर सी पोटास, ऑप्शन नंबर डी सल्फर। तो कौन सा खनिज धात्विक है? ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तांबा जो एक धात्विक खनिज है। इसी तरीके से अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सौर ऊर्जा, इसी तरीके से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा यहाँ पर पवन ऊर्जा, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आणविक ऊर्जा। तो कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? प्राकृतिक जो गैस है वो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ईंट बनाना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूत काटना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मत्स्यन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टोकरी बनाना। तो इनमें से कौन सी गतिविधि है जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? वो हमारी गतिविधि हो जाएगी मत्स्यन। वो गतिविधि का क्या नाम हो जाएगा? मत्स्यन। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 70 हो जाएगा, रोजगार में निम्नलिखित में से आर्थिकी के किस क्षेत्र की सर्वाधिक हिस्सेदारी है? रोजगार में बताना है कि जो आर्थिक स्थिति होती है उसमें ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसकी सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा
तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द्वितीयक। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें रोजगार की आर्थिकी के क्षेत्र में सर्वाधिक हिस्सेदारी, सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है, तो वो होती है प्राथमिक क्षेत्र की। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, विश्व व्यापार संगठन सदस्यों की संख्या कितनी है? जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है टोटल? ऑप्शन नंबर ए 150, ऑप्शन नंबर बी 190, ऑप्शन नंबर सी 164, ऑप्शन नंबर डी 160। तो जो विश्व व्यापार संगठन में सदस्य हो जाएंगे 164, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा हमारा यहाँ पर यूएनडीपी। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा हमारा यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास के रिपोर्ट में किस मापदंड का प्रयोग किया गया है? यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में किस मापदंड का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शैक्षिक स्तर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वास्थ्य स्थिति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इतना क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट का मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को भी हम कवर करते चल रहे हैं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्ले लिस्ट मैंने सभी सब्जेक्ट का बना दिया है, वहाँ से जाकर आप अपनी स्टडी को बेहतर बना सकते हो और एक अच्छा स्कोर कर सकते हो एग्जाम में। उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, निम्नलिखित में से कौन ऋण के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सहकारी समितियां, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यावसायिक बैंक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साहूकार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्रामीण बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आज की वीडियो मैंने आपको ओनली जो है 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएं, 20 एमसीक्यू ऐसे प्रश्न बताएं जो 100% किसी ना किसी सेट में आपको देखने के लिए मिल ही जाएंगे। इसी तरीके से इसका पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं बस आप उनको तैयार कर लेना। इससे बाहर आप जिस भी ज़िले में आप रहते हो सभी, क्योंकि जो यूपी बोर्ड होता है उसमें टोटल 7 सेट बनते हैं और सभी जिलों में पेपर अलग अलग आता है। जितना मैं बता रहा हूँ उतना तैयार कर लेना। इससे बाहर एक भी आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं फंसेगा। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।